नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा चलाई जा रही मुहिम वादा वर्दी के तहत मैं पवन सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके विश्वसनीय मंच गुरुकुल ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग अपने विगत अंकों में हिंदी के 18 सत्रों को पूर्ण कर चुके हैं और 18 सत्रों में हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा को पूर्ण किया है। आइए उसी क्रम को आज बढ़ाते हुए अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते हैं अपने आज के 19वें अंक को। तो आइए साथियों देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न, आज की चर्चा प्रारंभ जो हो रही है वो साथियों आज की चर्चा हमारी वर्तनी के प्रश्न से प्रारंभ हो रही है और ये प्रश्न हमारा कह रहा है इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। आपको अशुद्ध का चयन करना है, यानी 3 वर्तनियां जो है वो शुद्ध है, आपको वो छोड़ करके अशुद्ध वर्तनी बतानी है। विकल्प देखें तो विकल्प ए कौशल्या, बी मैथिली शरण गुप्त, सी मेघनाद और डी राहुल सांस्कृत्यायन। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस पद की जो अशुद्ध वर्तनी है वो होगी विकल्प डी राहुल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथियों ये सांस्कृत्यायन जो है ये वर्तनी गलत होगी। आप यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी लिख लीजिए। तो साथियों इसकी शुद्ध वर्तनी होगी सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी राहुल सांकृत्यायन। बाकी के मेघनाद, मैथिली शरण गुप्त और कौशल्या ये तीनों ही पद कैसे हैं? शुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास है। विकल्प ए कह रहा है मुनिवर, बी सुसंग और सी पराधीन, डी दत्तचित्त। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास का अर्थ होता है, तत्पुरुष समास का अर्थ होता है कारक और विभक्ति आधारित समास, कारक और विभक्ति आधारित समास। और कारक और विभक्ति की अगर हम चर्चा करें तो साथियों वो हमें मिलेगा विकल्प सी में। जब पराधीन पद को हम तोड़ेंगे तो ये हमें देगा दूसरों के अधीन, या दूसरों को बोल सकते हो पर के, पर मतलब होता है दूसरा, पर के अधीन, के अधीन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर पद में क्या आया? ये के आया, और के जो होता है साथियों वो क्या होता है? वो का की के। अगर आप चर्चा करिए देखिए तो का की के ये किसके? ये संबंध कारक के, किसके? संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदों के बीच में चिन्ह का प्रयोग हुआ, चिन्ह का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर साथियों कौन सा हो गया? यहाँ पर आंसर हो गया तत्पुरुष समास का पराधीन, पराधीन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता साथियों यहाँ पर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो याद रखिएगा यहाँ पर संबंध कारक, संबंध कारक अथवा लिख सकते हैं षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें, कह रहा है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए प्राग, विकल्प बी प्राग, विकल्प सी प्रा और विकल्प डी प्रागैति। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर ये पद इस जगह से टूटेगा, ये पद इस जगह से टूटेगा और यहाँ पर देखिए इस अगर गए को हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं गा पे किसका प्रयोग हुआ है? अय का प्रयोग हुआ है। और साथियों गा अगर देखिए तो हमने आपको संधि में पढ़ा रखा है, गा जो है वो तीसरा वर्ण है जिसके फलस्वरूप किसके फलस्वरूप आता है? तो ये पहले वर्ण के फलस्वरूप आता है। तो यहाँ पर ये गा जो है वो का में बदलेगा तो ये शब्द आपका बन जाएगा प्राकधन, प्राकधन ऐतिहासिक,
ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। अब यहाँ पर देखिए ये दो पदों में टूटा और उपसर्ग क्या होता है, पूर्व में प्रयुक्त, पूर्व में प्रयुक्त शब्दांश या पदांश होता है। और पूर्व में प्रयुक्त होने वाला पदांश क्या है, प्राक है, जो यहाँ हमें कहाँ मिल रहा है, विकल्प ए में मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए, प्राक। अगले क्वेश्चन की चर्चा अगर हम लोग करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंगन, कंगन का तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है। विकल्प ए कंकती, बी कंकड़, सी कंठ किम्फल और डी कंसारी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, कंगन का तत्सम पद यानी जिससे ये परिवर्तित होकर के प्राप्त हुआ है वो पद होगा कंकड़, ठीक है। कंकड़ से, कंकड़ से हमारे किस शब्द की उत्पत्ति हुई है, कंकड़ से हमारा कंगन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर ये पद कैसा हो जाएगा, ये पद हो जाएगा साथियों तत्सम और ये पद हो जाएगा आपका तद्भव। क्या हो जाएगा, तद्भव, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। विकल्प ए लोहा, बी राकेश, सी रविवार और डी पर्वत। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो द्रव्यवाचक ऐसी संज्ञा होती है जिनका मापन संभव होता है, जिनका मापन संभव होता है। मापने का मतलब होता है साथियों नापतोल, मापने का मतलब क्या होता है, नापतोल। और यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इन चार विकल्पों में से अगर हम बोलें कि किसकी नापतोल की जा सकती है तो साथियों वो होगा विकल्प ए लोहा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में लोहा प्रयुक्त होगा, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। साथियों ध्यान रखिएगा, राकेश और रविवार, राकेश और रविवार जो है ये किसके, ये पुरुषवाचक संज्ञा के पद होंगे, पुरुषवाचक संज्ञा के पद होंगे। जबकि पर्वत जो है उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। कहीं कहीं साथियों देखिए इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी मिल सकता है, इसकी जगह पुरुषवाचक न लिख करके व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची आपको बताना है। विकल्प ए ब्याल, विकल्प बी मकरंद, विकल्प सी मतंग और विकल्प डी पन्नग। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हाथी की अगर हम बात करें तो हाथी का पर्यायवाची इसमें होगा विकल्प सी मतंग, विकल्प सी मतंग। अगर साथियों हम अपने बाकी विकल्प की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ब्याल मतलब सांप या सर्प, ठीक है। पन्नग का मतलब भी सर्प, पन्नग का मतलब भी हो जाएगा यहाँ सांप या सर्प, ठीक है। और अगर हम बात करें मकरंद की तो मकरंद मतलब हो जाएगा भंवरा, मकरंद मतलब क्या हो जाएगा, भंवरा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प सी। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों, यहाँ पर देखिए बढ़िया पद है, उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का विलोम है। विकल्प ए आमूलन, बी निमीलन, सी समूलन और डी रोपण। तो ध्यान रखिएगा साथियों, उन्मूलन का अर्थ होता है, उन्मूलन का अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाने तो वो होगा उखाड़ना। उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, ठीक है, किसी चीज को समाप्त करना। और अगर हम इसका विकल्प यहाँ पर देखें तो उखाड़ने का विकल्प बनेगा किसी चीज को रोपना, लगाना, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प डी रोपण। साथियों यहाँ पर एक बहुत अच्छा पद है, एक पद विकल्प बी दिया हुआ है। परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निमीलन का विलोम क्या होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, निमीलन का विलोम होता है उन्मीलन, निमीलन का विलोम होता है उन्मीलन। प्रायः ये दोनों की वर्तनियां देखिए मिलती जुलती है, उन्मूलन और उन्मीलन, जिस कारण से इसका आंसर लगाने में कभी कभी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, उन्मीलन जो होता है वो निमीलन का विलोम होता है और उन्मूलन जो होगा वो रोपण का विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, करुणा किसी रिक्त स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं। करुणा किसी की अपेक्षा नहीं करती, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का
चयन करना है। विकल्प ए प्रतिशोध, विकल्प बी प्रतिकार, विकल्प सी प्रतिघात और विकल्प डी पुरस्कार। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो उपयुक्त शब्द होगा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए वो हो जाएगा प्रतिकार। करुणा का मतलब होता है साथियों दया, करुणा का अर्थ होता है दया, और आप जानते हैं जिसके हृदय में दया होती है, जिसके हृदय में ममता होती है, जिसके हृदय में करुणा होती है, वो किसी के प्रति कभी भी द्वेष की भावना नहीं रखता, किसी के प्रति भी बदले का व्यवहार नहीं रखता। और अगर बदले का व्यवहार नहीं होता तो उसके लिए यहाँ पर उपयुक्त पद आएगा प्रतिकार। प्रतिकार का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिकार का अर्थ होता है बदला। तो यहाँ हो जाएगा करुणा किसी प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करती, किसी से बदले की अपेक्षा नहीं करती। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करना है। वाक्यांश का ये प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है अकथनीय ये जो शब्द है इसके लिए उचित वाक्य क्या होगा। विकल्प जिसका खंडन ना हो सके, विकल्प बी जो घोर या भीषण ना हो, विकल्प सी जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, या विकल्प डी जो तर्क से सिद्ध ना हो। साथियों कथनीय का मतलब कथन या कहने से होता है, और आ उपसर्ग का मतलब होता है अगर ये आ किसी शब्द में उपसर्ग के रूप में आ जाए, उपसर्ग के रूप में आ जाए तो हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका अर्थ साथियों नहीं के संदर्भ में हो जाता है। अब यहाँ अगर नहीं की बात करें और कथन का मतलब बात से हो जाएगा तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा विकल्प सी जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा जूतियों में दाल बांटने का अर्थ क्या होता है। विकल्प ए देखते हैं दुखी होना, विकल्प बी अपमान करना, सी चापलूसी करना और डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना या लड़ाई झगड़ा करना। साथियों बहुधा हम लोगों ने इस लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग लोगों के मुंह से होते हुए देखा है कि जब हम लोग चर्चा करते हैं, किसी के बीच द्वंद्व होता है या विवाद की स्थिति होती है तो कहते हैं, हम लोग कई लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि यार अब बहुत हो गया, अब तो क्या होगा, अब तो जूतियों में या जूतों में दाल बटेगी। तो जूतों में दाल बटने का मतलब हो गया कि अब जो भी है वो बात जो है, जो भी मतभेद है वो बातचीत से ऊपर उठ गए हैं, बातचीत के द्वारा उनको सुलझाना संभव नहीं रह जाता, अर्थात उनके समाधान के लिए अब लड़ाई झगड़ा ही क्या हो जाता है, एकमात्र रास्ता हो जाता है, जिसके लिए हम किसका, जूतियों में दाल बांटने का प्रयोग करते हैं। तो साथियों इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार कौन सा है, या वाक्य का प्रकार पहचानिए। विकल्प ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी संयुक्त वाक्य, विकल्प सी संयुक्त वाक्य। पहचान साथियों मैं आपको पीछे सरल मिश्रित और संयुक्त की बता चुका हूं, आप लोग पिछले वीडियो से उसका रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राधा ने कृष्ण से बातें की, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कौन सा कारक है। रेखांकित पद साथियों यहाँ पर ने है, और अगर हम अपने विकल्प देखें तो विकल्प ए है कर्ता, बी कर्म, सी करण और डी अधिकरण। तो साथियों ने चिन्ह जो होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है कारक विभक्ति चिन्ह में कि कर्ता ने यानी कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, और अगर यहाँ ने चिन्ह आ गया तो संबंधित पद जो होगा यानी राधा में कौन सा कारक होगा साथियों, विकल्प ए कर्ता कारक हमारा आंसर होगा। ठीक है, कर्ता कारक होगा। प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि किस पद में कर्ता कारक है, किस पद में कर्ता कारक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कर्ता कारक का पद उपयुक्त वाक्य में होगा राधा, क्योंकि राधा के साथ इसकी विभक्ति क्या लग रही है, ने का प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
छात्र स्कूल गए थे। छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? विकल्प ए पूर्ण भूतकाल, विकल्प बी संदिग्ध भूतकाल, विकल्प सी सामान्य भूतकाल और विकल्प डी अपूर्ण भूतकाल। तो साथियों यहाँ पर देखिए छात्र स्कूल गए थे, ठीक है, गए थे। अगर इस पद को हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पद बन रहा है। अगर हम सिर्फ इतने वाक्य को देखें, छात्र स्कूल गए, छात्र स्कूल गए, तो ये पद हो जाएगा हमारा सामान्य भूत, सामान्य भूत, सामान्य भूत। और सामान्य भूत के साथ साथियों क्या, अगर था, थी, थे का प्रयोग हो जाए, था, थी, थे का प्रयोग हो जाए, तो साथियों इस प्रकार से जो वाक्य निर्मित होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? साथियों उसे हम पूर्ण भूत के नाम से जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर जरा देखिए, इतना वाक्य हमारा जो है, इतना वाक्य जो हमारा है वो क्या है? वो हमने बताया आपको सामान्य भूत का है और उसके साथ क्या पद आ गया? थे पद आ गया। तो साथियों ये वाक्य बनेगा पूर्ण भूत का। आंसर हमारा होगा विकल्प ए पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाएं और हमारा अगला प्रश्न अगर देखें तो कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसका शिमला जाना है, हम बोलते हैं क्या? बोलने में ये उचित प्रतीत हो रहा है? हम कहेंगे नहीं, उसका शिमला जाना कहीं से भी उचित प्रतीत, उसका शिमला जाना है, उसका शिमला जाना, कहीं से भी ये वाक्य शुद्ध नहीं दिख रहा। उसने शिमला जाना है, ये वाक्य विवर्तनी की दृष्टि से क्या अशुद्ध दिख रहा है। उससे शिमला जाना है, तो ये भी वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। उसे शिमला जाना है। साथियों उच्चारण की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे प्रयुक्त पदों के प्रयोग को देखें तो यहाँ पर यही वाक्य हमें शुद्ध रूप से प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उसे शिमला जाना है, सही इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला अगर हम देखें तो अगला प्रश्न साथियों हमारा छंद से है। मैं आपको बता दूं कि साथियों पुलिस भर्ती परीक्षा जो होती है इसमें काव्य शास्त्र में जो हमारे 3 महत्वपूर्ण अंग सिलेबस में है, जिसमें कि रस, छंद और अलंकार है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से अगर हम पढ़ते हैं, रस, छंद, अलंकार को हम सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं, तो निश्चित मानिए साथियों 4 से 5 प्रश्न तक, 4 से 5 प्रश्न तक हर पेपर में, हर सेट में पूछता ही है, पूछे ही जाते हैं। अगर इसकी हम लोग चर्चा करें तो साथियों रस, छंद, अलंकार को अगर हम पूर्ण रूप से थोड़ी सी सावधानी के साथ, समझदारी के साथ उसको तैयार कर लें तो साथियों 5 प्रश्न जो हैं वो आपको परीक्षा में, आपका जो परीक्षा में आपकी सफलता है उसको सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये रस, छंद, अलंकार के टॉपिक को अब हम लगभग अपने हर सेट में शामिल करते हुए एक आधार बना करके कि 5 प्रश्न कंबाइंड, कभी रस के, कभी छंद के और अलंकार के शामिल करते रहेंगे, जिससे कि परीक्षा में हमारा मानना तो यही होगा कि हम जो भी प्रश्न यहाँ पर पढ़ाएं, जो भी आपको अभ्यास में कराएं, वो प्रश्न उसी रूप में वैसे ही परीक्षा में आपके सामने आ जाए। तो साथियों हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप पूरे वीडियो को देखें, अंत तक हमसे जुड़े रहें, जिससे कि परीक्षा, ये जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जब आप परीक्षा में इसे देखें तो आप सहज होकर के प्रश्न का सही उत्तर लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न है, या लकुटी अरुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो में प्रयुक्त छंद कौन सा है? अगर यहाँ पूछा गया है छंद कौन सा है तो विकल्प ए है कवित्त, बी सवैया, सी बरवय और डी दोहा। तो अगर देखें तो साथियों बहुत ही चर्चित रसखान का ये छंद है, ठीक है, जो कि किसमें? सवैये में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? सवैये में लिखा गया है। ठीक है, तो इस उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद होगा? सवैया छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? अगर हम पंक्ति देखें तो पंक्ति बहुत सुप्रसिद्ध पंक्ति है कि बरतस लालच लाल की मुरली दई लुकाए
सौहदर है बौहन हंसे कहत देत नट जाए। अब अगर यहाँ पे हम चर्चा करें तो देखिए साथियों, विकल्प ए है हमारा शांत रस, बी वात्सल्य रस, सी श्रृंगार रस और डी अद्भुत रस। तो साथियों, रस को पहचानने के लिए आपको रस के भाव को समझना पड़ता है और भाव को आप तभी समझेंगे जब उसके अर्थ को आप समझेंगे। साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें, चर्चा करें तो यहाँ पर सी श्रृंगार रस हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर नायक और नायिका के मध्य संवाद की स्थिति है, नायक और नायिका के मध्य बातचीत की स्थिति है, ठीक है। और नायक और नायिका के मध्य जब बात होती है तो वहाँ पर देखिए प्रेम के वशीभूत हो करके, प्रेम के वशीभूत हो करके वो एक दूसरे से मजाक करते हैं, प्रहसन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, हंसी मजाक करते हैं। यहाँ पर कृष्ण और राधा के बीच का संवाद है जिसमें वो कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण जो है, राधा ने जो क्या कर रखी है, कृष्ण की मुरली को क्या किया है, छुपा लिया है, कृष्ण की मुरली को छुपा लिया है। साथियों ध्यान रखिएगा कि कृष्ण की अगर हम चर्चा करते हैं तो दो चीज़ें जो हैं वो कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय हैं, जिसे वो कभी भी अपने शरीर से दूर करना नहीं चाहते। उसमें से एक है उनका तुलसी दल, मोर पखा तुलसी का दल, और दूसरा है उनकी मुरली जिसको हमेशा वो अपनी कमर से लगाए रखते हैं, अपने अधरों पे सजाए रखते हैं। तो यहाँ पर राधा ने कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है और अपनी मुरली को ढूंढते हुए कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे राधे, क्या तुमने मेरी मुरली को छुपाया है? तो राधा ने चूंकि छुपाया है, लेकिन वो कृष्ण से मजाक करने के, बात करने के एक अवसर को जान करके उनसे झूठ बोल देती हैं कि नहीं लाला, हमने तुम्हारी मुरली को नहीं छुपाया है, तुम्हारी मुरली जो है वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये संवाद का सिलसिला हो रहा है, प्रेम के कारण, श्रृंगार के कारण राधा और कृष्ण के मध्य यहाँ पर संवाद हो रहा है। और अगर प्रेम का भाव, प्रेम यानी रति का भाव आता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर श्रृंगार रस आ जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस की दो विधाएं होती हैं, एक होती है संयोग श्रृंगार, एक होती है संयोग श्रृंगार, और साथियों दूसरी कहलाती है वियोग श्रृंगार। साथियों अगर हम चर्चा करें तो उपयुक्त जो पंक्ति है, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि यहाँ श्रृंगार रस का कौन सा भाव या कौन सा प्रकार प्रयुक्त हो रहा है, तो साथियों ध्यान रखिएगा यहाँ पर श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प सी श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के अंतर्गत भी अगर ये जाएगा, उसमें भी अंदर जाकर के प्रश्न बनाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा संयोग श्रृंगार। अगले प्रश्न की ओर साथियों हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर से रस से संबंधित है, इसके भाव को हमें पहचानना है। वो कहती हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सिन रूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर रस की बात करें तो देखिए विकल्प ए है वीर रस, बी वियोग श्रृंगार रस, सी शांत रस और डी संयोग श्रृंगार। अब देखिए बात वहाँ पर वही आ गई, यहाँ पर वियोग और संयोग दोनों आ गया। अब यहाँ पर देखिए कोई गोपी कह रही है, कोई भक्त कह रहा है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अब गोपियाँ अगर ये प्रसंग कह रही हैं कि अखियाँ जो हैं हरि दर्शन की भूखी हैं, तो जाहिर सी बात है हरि उनके सम्मुख नहीं हैं। प्रेम के वशीभूत होकर के भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रभु उनके सम्मुख नहीं है, प्रभु को पाने की लालसा है, ठीक है, प्रियतम को पाने की लालसा है। और अगर लालसा है तो यहाँ पर यह भाव वियोग के कारण होगा, और अगर वियोग होगा तो साथियों यहाँ रस हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। तो उपयुक्त पंक्ति में साथियों वियोग श्रृंगार रस आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पर अगला प्रश्न साथियों हमारा अलंकार से
से संबंधित है। और पंक्ति क्या कह रही है? पंक्ति कह रही है कि माला फेरत युग गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पर अलंकार आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्या है, ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक और डी रूपक। डी रूपक। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर ये मन का और ये मन का, ठीक है। यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो शब्द की आवृत्ति हो गई। क्या हो गई? शब्द की आवृत्ति हो गई। और शब्द की यदि कहीं आवृत्ति हो जाती है तो बहुत अच्छे से साथियों आप लोगों को मालूम है कि ऐसे पदों में अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? यमक। यानी इसको हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। इसका एक दोहा भी बहुत चर्चित है जिसकी चर्चा मैंने की थी कि एक शब्द फिर जहां पर अनेकन बार, अर्थ और ही और हो, सो यमक अलंकार। ये परिभाषा है इसकी दोहे के माध्यम से कि एक शब्द की जहां क्या हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, शब्द की क्या हो जाए? पुनरावृत्ति हो जाए और अर्थ उसके भिन्न भिन्न आने लगे, बदल बदल के आने लगे, तो साथियों ऐसे किसी भी काव्य में, किसी भी पंक्ति में यमक अलंकार हो जाता है। शब्द अगर यहाँ पर देखें तो साथियों मन का शब्द मिल रहा है। एक बार मन का अर्थ यहाँ पर आपका क्या आ जा रहा है? एक बार मन का अर्थ आ जा रहा है साथियों हृदय, ठीक है। और दूसरा जो मन का मिल रहा है साथियों, इस मन के का अर्थ होता है मोती का दाना या किसी माला का दाना, जिसको हम लोग साथियों देसी भाषा में गुड़िया भी बोलते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि माला में कितनी गुड़िया हैं, तो जो माला की जाती है उसमें हम लोग बोलते हैं 108 गुड़िया की माला है। तो गुड़िया यानी दाना हो जाता है जिससे हम ईश्वर का जप करते हैं, ठीक है, सुमिरन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसको हम लोग दाना या मनका या गुड़िया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मनका के साथियों देखिए दो अर्थ हुए, एक अर्थ हुआ हृदय और दूसरा अर्थ हुआ दाना या गुड़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प सी यमक, क्योंकि यहाँ पर किसकी आवृत्ति हुई? शब्द की आवृत्ति हुई। अगला क्वेश्चन फिर से साथियों अलंकार का है। प्रश्न है हमारा, मुकबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर देखें विकल्प है उपमा, ए बी उत्प्रेक्षा, सी उपमेय उपमा और डी रूपक। तो साथियों देखिए यहाँ पर बहुत सरल सा है, मैंने आपको पहचान बता रखी है, हमने आपको पहचान बता रखी है। यहाँ पर सारे ही जो विकल्प हैं साथियों, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये अर्थालंकार के हैं। और अर्थालंकार की पहचान में मैंने आपको बताया था कि अर्थालंकार की पहचान में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्धारण हो या उनकी पहचान में निर्धारक की भूमिका में होता है, वो होता है उसका वाचक शब्द। और यहाँ पर साथियों अगर देखिए तो वाचक शब्द के रूप में सम और सा का प्रयोग हो रहा है। और सा, सी, सो, सम, सरि, श्रुत, समान, इम, जिमी, अगर ये शब्द किसी भी पंक्ति में मिल जाते हैं तो साथियों वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। यानी इस पद का सही आंसर होगा विकल्प ए, उपमा अलंकार। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा लोकोक्ति से संबंधित है। कह रहा है दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, जो गलत काम करता है वो स्वयं से डरता है, वह स्वयं से डरता है। इस आशय के लिए लोकोक्ति कौन सी होगी? विकल्प ए चलती का नाम गाड़ी, बी काला अक्षर भैंस बराबर, सी घर का भेदी लंका ढाए और डी चोर की दाढ़ी में तिनका। तो साथियों बहुत चर्चित है, आप लोग जानते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब दोषी व्यक्ति अपने कुछ ना कुछ क्या करता है, कुछ ना कुछ अपनी हरकतों के माध्यम से ऐसा प्रतीत कर देता है कि उसी ने क्या किया है, गलत काम किया है, दोष किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी चोर की दाढ़ी में तिनका। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न फिर से साथियों लोकोक्ति से संबंधित है और यह कह रहा है माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए रुपया ही सब कुछ है, बी धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है, सी धनी व्यक्ति को और धन मिलना और डी देखने में सज्जन हृदय में कपट। तो यहाँ माया को
माया मिले। देखिए साथियों, माया का मतलब होता है धन, और धन को धन मिलना, धन को और अधिक धन मिलना, यानी धनी का और अधिक धनवान बनना। अगर इस पद को आप पढ़ें तो यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा, ऐसे ही देख लीजिए ना, माया का मतलब ही धन हो गया, माया का मतलब ही धन हो गया, और धन का कहाँ पे प्रयोग हो रहा है, यहाँ विकल्प सी के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न है साथियों, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? विकल्प ए सुमित्रानंदन पंत, बी श्रीधर पाठक, सी मुकुटधर पांडे और डी जयशंकर प्रसाद। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है छायावाद। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं एक और पूरक प्रश्न आपके सामने डालता हूँ। साथियों छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, और उन 4 स्तंभों की अगर हम चर्चा करें तो 4 स्तंभों के रूप में साथियों वो हैं, सबसे प्रमुख श्री जयशंकर प्रसाद, प्रथम जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, तीसरे हैं साथियों, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जिनको की ठीक है, जिनको की उपमा दी गई है निराला की। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण अन्य नाम, एक स्त्री जिसने काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, काव्य की सेवा की, उनका नाम महादेवी वर्मा। ये 4 जो है साथियों छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। परीक्षा में ये प्रश्न भी कई बार पूछता है। लैंग्वेज होती है इस प्रकार से कि निम्न में से कौन छायावाद का स्तंभ के रूप में है अथवा नहीं है। तो नहीं है अगर पूछ रहा है तो 3 दिए होंगे, 1 नहीं होगा, और अगर है पूछ रहा है तो 3 नहीं होंगे, 1 शामिल होगा। इन चारों को अगर आपको याद है तो आप अपने प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें, पीछे प्रश्न का आंसर हो गया था हमारा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो साथियों कहा गया है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? विकल्प ए अब्दुल रहमान, बी सरहपा, सी स्वयंभू और डी पुष्पदंत। साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हिंदी के आदि कवि की उपमा जो दी गई है वो विकल्प सी स्वयंभू को दी गई है, स्वयंभू को दी गई है। अब साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्वयंभू के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वयंभू का संबंध जो है, स्वयंभू का संबंध जो है साथियों वो अपभ्रंश भाषा से है। किससे है? अपभ्रंश भाषा से है। और अपभ्रंश भाषा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, अब महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वयंभू को हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे पूछता है कि हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का वाल्मीकि की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि साथियों स्वयंभू कवि को कहा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? साथियों कांड से आप लोग दूसरे कांड को ना ले जाइएगा, ये शब्द पे कई बार विवाद भी हो चुका है, कई लोग इसमें फंस भी चुके हैं। साथियों कांड का एक अर्थ अध्याय अथवा सोपान भी होता है, अध्याय अथवा सोपान भी होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि रामचरितमानस में, अब पता चला कोई कहते रामचरितमानस में एक सीता जी के साथ रावण का कांड है, कोई कहते राम जी के साथ सुग्रीव का कांड, बाली का कांड। ऐसे नहीं भैया, कांड का मतलब यहाँ पे अध्याय अथवा सोपान से, यानी उसको कितने चैप्टर्स में, कितने खंडों में बांटा गया है। विकल्प ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी 7। साथियों इसको मैं जोड़ दूं क्योंकि इसमें परीक्षा में कई प्रकार से अलग अलग तरीके से इससे संबंधित प्रश्न आया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो भी प्रश्न आया वो आपका यहाँ पे पूर्ण हो जाए। साथियों देखिए अगर हम कांड की चर्चा करें तो वो 7 कांडों में सबसे पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड साथियों कहलाता है अयोध्या कांड, ठीक है। तीसरा कांड साथियों कहलाता है अरण्य कांड। चौथे कांड का नाम है
किष्किंधा कांड, चौथा कांड है आपका किष्किंधा कांड। इसके बाद है साथियों बहुत चर्चित, जिसका हम लोग नित्य प्रति पाठ करते हैं, आपने सुना भी होगा, इसका नाम होता है सुंदर कांड। अगला कांड कहलाता है साथियों लंका कांड, लंका कांड। और अंतिम कांड है साथियों उत्तर कांड, उत्तर कांड। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में ये 7 कांड या 7 अध्याय हैं। अब साथियों देखिए प्रश्न जो बनता है वो यहाँ से ये बनता है कि इन 7 कांडों या 7 अध्यायों में से सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है। परीक्षा में ये प्रश्न साथियों पूछा भी गया है। यूपी SSSC की जेई की जो परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा थी, उसमें सीधे सीधे एक प्रश्न पूछा गया था कि रामचरितमानस पुस्तक का कौन सा अध्याय या कांड सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, मानस का सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। बाल कांड जो है वो उसका सबसे बड़ा कांड है। अब साथियों देखिए एक प्रश्न क्या हो सकता है, अगर सबसे बड़ा पूछा जा चुका है तो एक कदम आगे बढ़ करके हम लोग प्रयास करते हैं, क्यों ना हम ये भी जान लें कि अगर कोई सबसे बड़ा है तो इन 7 में कोई सबसे छोटा भी तो होगा। अगर सबसे छोटे की चर्चा करें तो साथियों ध्यान रखिएगा, इनमें सबसे छोटा कांड जो है वो है किष्किंधा कांड। कौन सा है? किष्किंधा कांड है। ये कौन सा है? मानस का सबसे छोटा कांड है। और साथियों एक प्रश्न बस यहाँ पर और लिख करके हम इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। यहाँ पर प्रश्न ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी लंका कांड ना दे तो साथियों इस कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। यही वो अध्याय है जिसमें राम और रावण के मध्य में युद्ध होता है और राम रावण को पराजित करके अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत या अधर्म पर धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। साथियों अलंकार पूछ रहा है, विकल्प ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी उल्लेख। तो साथियों यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर सरिस वाचक शब्द आ गया और ये सरिस वाचक शब्द आपकी पहचान है। और अगर सरिस आया तो यहाँ अलंकार साथियों होगा विकल्प ए उपमा अलंकार। इस प्रकार से साथियों हमारे आज के अंक के जो 25 प्रश्न थे उसकी चर्चा को हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सत्र है वो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आपके सम्मुख यूं ही अब नए नए प्रश्न के साथ उपस्थित होते रहेंगे, इस आशा के साथ कि आप सभी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सुचारू रूप से अपनी तैयारी को आधार बल प्रदान करके ठीक प्रकार से पढ़ रहे होंगे। हम अपनी चर्चा को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।